नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च किए हुए थे, जिसकी ये अगली कड़ी 7वीं कड़ी मैं लेकर आया हूं। इसमें हमारे यहाँ जियोग्राफी और साइंस की भी सीरीज चल रही है। इसके साथ साथ पॉलिटी और इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिंदी की सीरीज भी चल रही है, तो उसको भी आप देखते रहें, क्योंकि संपूर्ण देखेंगे तो आपके मार्क्स तभी ज़्यादा आएंगे और अच्छे प्रदर्शन आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। मैं इसमें भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनरल इंग्लिश, सामान्य जागरूकता, इनके प्रश्नों का संकलन लाया हूँ। जिस तरीके से सिलेबस में दिया हुआ है, जो जितने नंबर का है उतना ही क्वेश्चंस उसके डाले गए हैं, जिससे आपको एकदम एग्ज़ाम जैसा फील आए। एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद, शुल्ब सूत्र या शतपथ ब्राह्मण। अब मैंने बाइलिंगुअल रखा है, हिंदी में इंग्लिश में भी। जिसको जिसमें कंफर्टेबल लगे वो अपना देख सकते हैं। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। आज भी वैदिक गणित का इस्तेमाल होता है। पहले वैदिक गणित का इस्तेमाल होता था, उसके बाद में अब कम कर दिया गया था, लेकिन वैदिक गणित आज भी आपके काम में आती है। कई प्रश्नों को हल करने में वैदिक गणित बहुत ही आपकी मदद करता है, वो जल्दी से हल हो जाते हैं। वेद के बारे में चर्चा की गई है। वेद कितने हैं आपके? 4 हैं। वेदांग पूछा जाए तो 6 हैं। पुराण के बारे में आपसे पूछा जाए तो 18 हैं। और अगर आपको उपनिषद पूछा जाए तो 108 हैं, मुख्यतः 13 हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स भी आप याद रखिए, एग्जाम में आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के नेपोलियन के बारे में पूछा गया है। ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, पूछा गया इतिहास का। और इतिहास कभी भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें ज़रूर इसके बारे में चर्चा आपने देखी होगी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। अब जो श्रीगुप्त जी थे वो गुप्त वंश के क्या थे? संस्थापक थे गुप्त वंश के। और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना सही मायने में की थी। इन्होंने कई राजाओं से युद्ध जीता और अपने राज साम्राज्य को बढ़ा दिया। साम्राज्य का क्षेत्र बढ़ाने के कारण इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और समुद्रगुप्त को मान्यता तो है कि 100 से ज़्यादा इन्होंने युद्धों को जीता हुआ था, लेकिन जो वर्णन में है वो 9 उत्तरी हैं आपके और 12 दक्षिणी हैं। तो ये जो हैं ये वर्णित में है और ये मान्यताओं में है। तो आपको याद रखना है, श्रीगुप्त संस्थापक, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक, सबसे प्रतापी गुप्त वंश का राजा समुद्रगुप्त, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको क्या है? इनको चंद्रगुप्त द्वितीय जी को शकार भी कहते हैं। शकों को पराजित किया था। शकों का क्षेत्र कौन सा था आपका? जो मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र का इलाका था वो शकों का क्षेत्र था। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और नवरत्न इन्हीं के दरबार में थे। इन्हीं के दरबार में कालिदास जी भी थे। तो आप इन सबको याद रखिएगा। डिटेल में आपको जानना है तो इसके लिए मैंने लॉन्ग वीडियो बना रखी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण की थी? अलार कलाम जो थे वो महात्मा बुद्ध जी के गुरु थे। ये पहले गुरु थे। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र नाम था इनका। ये दूसरे गुरु थे। पहले गुरु जो थे, इन्होंने बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी।
सही ऑप्शन क्या है? सांख्य दर्शन। तो पहले गुरु अलार कलाम, दूसरे रुद्रक रामपुत्री, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यहाँ ऑप्शन है सर्प, सांड, सिंह, शंख। ये सभी किसी न किसी जैन धर्म तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह हैं। तो आप याद रखिएगा, महावीर जी का जो है वो तो सिंह है, याद रखिएगा। अब जो सर्प है, तो सर्प किसका है आपका? सर्प और सांड और शंख, ये तीनों के बारे में भी आप जानकारी रख लीजिए। सर्प जो है पार्श्वनाथ जी का है। पार्श्वनाथ जी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें। महावीर स्वामी के जस्ट पहले जो थे वो पार्श्वनाथ जी ही थे। फिर आता है आपका सांड। सांड जो थे पहले तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। फिर आता है आपका शंख। शंख किसका था? अरिष्ट नेमि का था। और वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 22वें नंबर के। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ पर थी? जब अशोक ने आक्रमण किया था तो कलिंग की राजधानी कहाँ पे थी? तो अशोक, ये अवंती जो ऑप्शन में दिया हुआ है, अवंती का राज्यपाल था अशोक। तोसली जो है ये कलिंग की राजधानी थी। मास्की जो है यहाँ से अभिलेख मिले हैं अशोक के, तो इस जगह को भी याद रखिएगा। मास्की अभिलेख के बारे में भी पूछा जाता है। तो बाकी मैं प्रश्नों के माध्यम से सभी चीज़ें कवर करता रहूँगा, इसलिए एक प्रश्न पे ज़्यादा चर्चाएं नहीं की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन है 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? ये 11वीं का है। 11वीं। ये कब से कब तक थी? 2007 से 2012 के मध्य। 7-5-12, 2007 से 2012 के मध्य। इस समय को प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना में 9% का लक्ष्य रखा गया था, ये भी आपके काम का है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया गया था? अब इस अटल पेंशन योजना को शुरू किसने किया था? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया था? ये सन भी याद रखिएगा। इन्होंने कब किया था? 2015 में। वो भी कब? 9 मई 2015 को अटल पेंशन किया था। इसमें क्या था? 31 दिसंबर से पहले जो खाता खोले गए हैं उनमें सरकार 5 वर्ष तक का प्रीमियम का 50% या मैक्सिमम 1000 रुपये, जो भी चीज़ें मतलब सूटेबल होंगी, कम जो रहेगा वही चीज़ें इसमें दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई थी? जो आरक्षित उद्योग हैं सरकार के, उनकी संख्या नई आर्थिक नीति में घटाकर कितनी कर दी गई थी? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। उस समय घटा के नई आर्थिक नीति में 8 कर दिया गया था और वर्तमान में 2। कौन सा? एक है परमाणु ऊर्जा और दूसरा रेल परिवहन। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा निकाय वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी से संबंधित सभी शिकायतों को संभालता है? संभालने वाला कौन सा संस्थान है? देखिए, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण NAA, नीति आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और जीएसटी परिषद। तो जो इस का सही उत्तर है, जो सेवा कर जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी के सभी शिकायतों को संभालता है, वो है आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसको याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? अब जीएसटी कौन सा है? पहले CGST हो गया आपका सेंट्रल का, SGST हो गया राज्य का, IGST हो गया राज्य और केंद्र और राज्य के बीच अंतर राज्यीय जो लेन देन है,
आयात इधर से उधर हो रहा है तो उसमें जो टैक्स लगता है अंतर्राज्यीय स्तर पे वो IGST में आता है। UGST आपका हो गया, UGST में आते हैं आपका UGST जो भी है ये जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों में, U यूनियन टेरिटरी, I इंटर स्टेट और ये स्टेट और ये क्या हो गया सेंट्रल। PGST जैसा कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो पराबैंगनी किरणों की कैटेगरी आप जान लीजिए। पराबैंगनी किरणें में A, B, C ये 3 टाइप्स हैं। अब देखिए एनर्जी सबसे ज़्यादा C में होती है, सबसे कम एनर्जी A में होती है। सबसे छोटी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य इसकी होती है, सबसे बड़ी वेवलेंथ इसकी होती है। और जो ये UVC है ये इतना खतरनाक होता है कि जो आपके स्किन है ये इसके स्किन की पहली परत को भेद सकता है, स्किन की दूसरी परत पे पहुंच सकता है। दूसरी परत पे जाएगा तो ये स्किन कैंसर का कारण बन जाएगा आपके। इसलिए सबसे खतरनाक कौन सा? UVC, इसको आप याद रखेंगे। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया? ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 का लेटेस्ट प्रश्न है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में UPSSC पेट के एग्ज़ाम में, UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम में आपसे 15 दिन पहले तक का करंट पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर्स तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन मैंने स्टैटिक में भी करंट को सम्मिलित कर दिया है जिससे आपकी तैयारी हो जाए। तो देखिए मोंगी जी बावेंडी इनको मिला है रसायन का, लुइस ई ब्रूस इनको मिला है, एलेक्सी आई एकिमो इनको भी मिला है। और ये जो पियरे एगोस्तीनी हैं इनको किसका मिला है? इनको फिजिक्स का मिला है। तो अब नोबेल पुरस्कार की एक वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और सभी डिटेल्स एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो उसको आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि जिससे ये पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? गीत गोविंद के बारे में पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन, शूद्रक, रामदेव, जयदेव। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो जयदेव जी हैं। शूद्रक मृच्छकटिकम, हर्षवर्धन ने हर्षचरित लिखा हुआ था। रामदेव जी योगा सिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये उद्यान आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है। ये कहाँ पे है? ये भारतीय पर्यटन स्थल में आपका पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और आप वीडियो जो भी देखा करिए पूरा देखा करिए, सभी प्रश्नों को देखेंगे, आपके नज़र के सामने से सभी प्रश्न गुजर जाएंगे तो एग्जाम में उनके सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगता रहे तो आप लाइक ज़रूर किया करिए, और जो भी आपका सजेशन हो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या मज़ा नहीं आता, एक्साइटेड नहीं लगता, जो भी जैसा जिस तरीके का आपको फील हो वीडियो देखने के बाद उसके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे क्या होगा? दिन ब दिन सुधार होगा। सुधार होगा तो उससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होना है? स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान किस राज्य में बनाया गया है? एस्ट्रोटर्फ मैदान के बारे में पूछा जा रहा है। पहले घास के जो मैदान होते थे उन पे हॉकी खेली जाती थी, तब तक भारत विश्व में सबसे अग्रणी देश था। उसके बाद पश्चिमी देशों ने हमें धीरे धीरे इस खेल से पिछड़ा बनाने के लिए इसमें एस्ट्रोटर्फ बनाया। एस्ट्रोटर्फ पे क्या हुआ? भारतीय हॉकी पिछड़ती चली गई। अब जाके फिर से हम जो हमारा ये पहले उफान था वो जो अब नीचे की ओर आ रहा था वो फिर से चढ़ना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में हमने एशियन गेम्स को जीता और हमने हाल ही में सभी विश्व की उच्च स्तरीय रैंकिंग की टीमों को हराया भी। तो हमारी टीम का प्रदर्शन दिन ब दिन ग्राफ इसका बढ़ता जा रहा है, और पुरानी हॉकी का जो हमारे यहाँ ग्लोरी है इसकी, उसको अचीव करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एस्ट्रोटर्फ सबसे ऊंचा मैदान बनाया गया है, जो आपका वो आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसको आप याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य की भाषा क्या है? संगम साहित्य की भाषा तेलुगु नहीं है, मलयालम नहीं है, कन्नड़ नहीं है, ये तमिल में है। इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो केंद्रीय भवन निर्माण के बारे में पूछा जा रहा है। शिमला में नहीं है, देहरादून में नहीं है, पीलीभीत में नहीं है, ये रुड़की में है। ये फैक्ट हैं, ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। आसियान, जो आसियान देशों का संगठन है, वो कहाँ पे इसका मुख्यालय है? मनीला, ये फिलीपींस की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन। नोम भी यहाँ पे PHNO लिखा जाता है, को कंबोडिया की राजधानी हो गई। कुआलालंपुर कहाँ का है? मलेशिया की राजधानी है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। आसियान संघ का मुख्यालय भी जकार्ता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में कंफ्यूज नहीं होना है कभी। अब अंतर्राष्ट्रीय 26 जुलाई क्या है आपका? कारगिल विजय दिवस है। 26 अगस्त को क्या है? कुछ नहीं है। 29 जुलाई को क्या है? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, 29 जुलाई। और ये जो 29 अगस्त है, 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस। खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ब्राज़ील की मुद्रा है? अब देखिए, रियाल, डॉलर या पेसो। ये पेसो जो मुद्रा है, ये मुख्यतया जो साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, साउथ अमेरिका का जो क्षेत्र है वहाँ पे चलती हैं। डॉलर जो है ये अमेरिका में मुख्यतया चलता है। वैसे आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हांगकांग, सिंगापुर का डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर, यहाँ पे भी डॉलर चलता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। रियाल जो है ये सऊदी में चलता है, और जो रियल है ये देखिए REAL, ये ब्राज़ील की मुद्रा है, ये सऊदी की है, ये USA हो गया, ये दक्षिण अमेरिकी देश हो गए जैसे अर्जेंटीना, चिली, ये सब। ये अब आगे अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन जो हैं, तो पूछा गया हॉटी का सिनोनिम आप बताइए, हॉटी का सिनोनिम क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हॉटी का मतलब क्या होता है। हॉटी का जो मतलब होता है वो होता है क्या? अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी या हठी व्यक्ति। जो हठी होता है उसको भी हॉटी कह सकते हैं। तो क्या हो गया? एरोगेंट। एरोगेंट जो होता है वो अहंकारी से जुड़ा हुआ होता है। अरेंजमेंट व्यवस्था है। आर्गूमेंट आपका जो कथन और तर्क जो होता है, और किसी से आप आर्गूमेंट करते हैं, कहते हैं आर्गूमेंट ना करो, बहस। जेन्युइन को हो गया, यथार्थवादी हो गया। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पूछा गया है सिनोनिम फ्रैगमेंट का। तो फ्रैगमेंटेशन के बारे में आपने सुना होगा कई भागों में, जैसे किसी चीज़ का बोलते हैं, किसी चीज़ फ्रैगमेंटेशन करना। तो ये प्रोक्रिएटर क्या है? ये पूर्वज होते हैं। डायंटी क्या है? इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डायंटी क्या होता है? ये भंगुर चीज़ें होती हैं जो आसानी से टूट जाएं, भंगुर। पार्टिकल क्या होता है? ये होता है अंश। जैसे फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अंश, हिस्सा। ये फर्टाइल क्या है? उपजाऊ। फर्टाइल का मीनिंग होता है उपजाऊ। आगे बढ़ते हैं। ये सिनोनिम करेक्ट आपको बताना है लीजर का। लीजर क्या है? वो लीजर का मतलब क्या होता है पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? अवकाश या विश्राम कहा जाता है। तो वो किस में आता है? वैकेशन जो है आपका, ये लीजर में आता है। और ऑप्शंस क्या हैं? इंसोलेंट, वास्ट, ल्यूब्रिकेट। ल्यूब्रिकेट हो गया किसी चीज़ को चिकना बनाना, वास्ट मतलब बहुत बड़ा हो गया, और इंसोलेंट का मतलब हो गया जो असभ्य होते हैं उनको इंसोलेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम आ गया। एंटोनिम किसका पूछा गया है? बारबेरस। बारबेरस सुना होगा, बारबेरियन सुना होगा। तो बारबेरियन क्या होता है? जो एकदम असभ्य टाइप के, असभ्य लोग होते हैं, वो एकदम
पहले के जो एकदम बारबेरियन जो आदि मानव टाइप के लोग रहते थे, एकदम बर्बर टाइप के, बस उनको कोई भी वो सिविलाइज्ड नहीं थे बिल्कुल, तो वो उनको बारबेरियन कहा जाता है। तो बारबेरस का क्या होगा आपका एंटोनिम? इसका एंटोनिम क्या है? इग्नोरेंस नहीं है, एंजल नहीं है, कैलो, अच्छा इसमें तो चारों ऑप्शन गलत दिया है, ये नहीं है। बारबेरियस का मतलब होता है सिविलाइज्ड, इसका मतलब एंटोनिम जो होता है वो सिविलाइज्ड होगा, क्योंकि बारबेरियन वो हैं जो बिल्कुल कायदे कानून से नहीं, एकदम असभ्य टाइप से रहते हैं, और सिविलाइज्ड मतलब जो लोग सभ्यता से रहते हैं वो सिविलाइज्ड हो गए, ये बिना असभ्य टाइप के हो गए। तो ये तो चारों ऑप्शन गलत है। ये देवदूत हो गया। अब जो कैलो हो गया आपका, ये कैलो का मतलब होता है एकदम अनुभव शून्य जो होता है। तो इग्नोरेंस हो गया, एंजल देवदूत हो गया, कैलो ये हो गया, और बेनिफिट लाभ हो गया। ऑप्शंस इसमें गायब हो गया। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम जो है हाल्ट का क्या होगा? हाल्ट आपने ज़्यादातर ट्रेन के बारे में सुना होगा, ट्रेन हाल्ट हो गई है। हाल्ट मतलब रुक जाना, रुकना। रुकना किससे? रुकना का एंटोनिम है, विलोम पूछा गया है, तो रुकना का विलोम क्या होगा? बिगिन, चलना। गिव देना, हेस्ट मतलब जो बहुत तेज होता है, बहुत तेज से काम, हेस्ट बहुत तेजी वाला, हेस्ट एजिलिटी इसमें ज़्यादा हो। वीक कमज़ोर हो गया। तो आज के 25 प्रश्न यहीं पे पूरे होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आप अपना साथ बनाए रखिए, लाइक करते रहें, कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपको जैसा लगे वो चीज़ें कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आगे सुधार करते जाएं और आपको और बेहतर कंटेंट मिलता चला जाए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।